पिछले कुछ टाइम से स्टॉक मार्केट जिस तरह से परफॉर्म कर रहा है उससे काफी सारे लोग डरे हुए हैं, पर्टिकुलरली वो लोग जिन्होंने लॉकडाउन में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट शुरू की थी। कल की बात करें तो सेंसेक्स ने 1500 से ज्यादा पॉइंट्स की गिरावट देकर 52,737 का इंट्राडे लो बनाया था। निफ्टी में भी यही हाल था और कई सारे सेक्टोरल इंडाइसेस में भी यही हाल था। इतना ही नहीं, इंडियन रुपी ने भी फ्राइडे के बाद यूएसडी के अगेंस्ट पहली बार 78 के मार्क को क्रॉस कर दिया, जो कि यूएसडी के अगेंस्ट इंडियन रुपी का ऑल टाइम लो है। तो इसके बाद सवाल यही आता है कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन जैसे जिंदगी में एज और एक्सपीरियंस के साथ साथ मैच्योरिटी आती है, वैसे ही स्टॉक मार्केट में आपको मैच्योरिटी तब आती है जब स्टॉक मार्केट में नई नई चीजें सीखने में आप टाइम इन्वेस्ट करते हो, साथ ही वो अलग अलग एक्सपीरियंसेस, चाहे वो प्रॉफिट मेकिंग हो, लॉस मेकिंग हो, उन्हें फेस करते हो, उन्हें एक्सपीरियंस करते हो। तो आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसी कुछ टर्म से इंट्रोड्यूस करेंगे जो काफी हद तक साइक्लिकल होती है और उसे समझने के बाद आपको एक मैच्योर इन्वेस्टर होने में भी मदद मिलेगी। तो इस मार्केट फॉल के रीजन के अलावा हम ये भी बात करेंगे कि आपको ऐसे समय में किस तरह से इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। नमस्कार, मैं प्रसाद आपका आज के इस वीडियो में स्वागत करता हूँ और आज के इस वीडियो के प्रायोजक हैं जिनके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि गिरावट आई क्यों है। तो इस गिरावट का सबसे पहला रीजन है यूनाइटेड स्टेट्स ने अपने मई मंथ की इन्फ्लेशन के नंबर्स रिलीज किए हैं, जहां पर पता चला है कि उनका मई मंथ का कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 8.6% पर चला गया है, जो कि यूएसए में पिछले 40 सालों में सबसे ज्यादा है। अब जिन्हें नहीं पता कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या होता है, तो आपको बता दो कि किसी देश के रिटेल गुड्स के प्राइस का इंडेक्स होता है जो हमें महंगाई के बारे में बताता है। अब आप कहेंगे, अरे प्रसाद, इन्फ्लेशन तो यूएस में चल रहा है तो इंडिया से क्या लेना देना। देखो, लेना देना है। जब भी यूएस में चीजों के भाव बढ़ने लगते हैं उसका इंडिया पर दो तरीके से इंपैक्ट होता है। पहला ये है कि इंडिया कई सारा सामान यूएस से इंपोर्ट करता है और ऑफ कोर्स जब इंडिया यूएस से कुछ चीजें इंपोर्ट करेगा जो यूएस में ऑलरेडी महंगी हो चुकी है, तो इंडिया को भी वो महंगी मिलेगी। तो इस फिनोमिना को कहते हैं इंपोर्टेड इन्फ्लेशन, याद रखिए। और जो दूसरा इंपैक्ट है वो थोड़ा लॉन्ग टर्म है। अब देखिए, किसी भी कंट्री में जब इंटरेस्ट रेट बढ़ने लगते हैं तो वहां की सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी? ऑफ कोर्स इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगी। तो वैसा ही अभी यूएसए में हो रहा है। अब यूएसए के जो सेंट्रल बैंक है, फेडरल रिजर्व, उन्होंने पिछले कुछ टाइम से इंटरेस्ट रेट बढ़ाना शुरू कर दिया है। देखिए, एक शॉकिंग चीज आपको बताता हूँ कि यूएस का जो टारगेट है इन्फ्लेशन का, हर एक कंट्री का एक टारगेट होता है कि हमें इन्फ्लेशन यहाँ तक ही रोकना है। तो यूएस के लिए वो 2% है और अभी चल रहा है 8.6%, और इंडिया के लिए वो है 2 to 6%। हालांकि इंडिया के लिए भी अभी वो ज्यादा है, उसके बारे में भी बात करते हैं। अब पिछले कुछ टाइम से फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट तो बढ़ा ही रही है, लेकिन अभी 14-15 जून को उनकी एक मीटिंग हो रही है जिसमें वो इंटरेस्ट रेट 50 बीपीएस यानी कि 0.5% से बढ़ा सकते हैं। और जब भी ऐसा होता है तो इंडिया के जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं वो धीरे धीरे इंडिया से बाहर निकलने लगते हैं। अब इस ग्राफ में आप देख सकते हैं कि एफपीआई नेट इंडिया से पैसा बाहर निकाल ही रहे हैं। बात छेड़ी गई है तो एक और इंटरेस्टिंग चीज आपको बता देता हूँ। देखो, ये जो एफपीआई होते हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, और जो बड़े अमीर इन्वेस्टर्स होते हैं, इनके लिए 0.1%, 0.2% इंटरेस्ट बहुत ज्यादा मैटर करता है। अब ऐसे में होता क्या है कि जब भी इंटरेस्ट रेट बढ़ने लगते हैं किसी कंट्री में, तो ऐसे में जो फिक्स रिटर्न देने वाले इंस्ट्रूमेंट होते हैं वहां पर उन्हें बेटर रिटर्न्स मिलने लगता है। तो सिंपल जो रिच इन्वेस्टर्स की साइकोलॉजी यही होती है कि जैसे एफडी में ले लो या फिर फिक्स रिटर्न मिलने वाले इंस्ट्रूमेंट्स में, जैसे आप बॉन्ड में देख रहे हो, तो पिछले कुछ टाइम से काफी कम पैसा मिल रहा था, रिटर्न्स काफी कम हो गए थे। एफडी में भी इंटरेस्ट रेट कम होने के कारण बहुत कम रिटर्न मिल रहे थे। तो ये सारे लोग स्टॉक मार्केट की तरफ देखने लगे थे कि यहाँ पर हमें बेटर रिटर्न्स मिल सकते हैं। और यूएस में तो इंटरेस्ट रेट 0.5% के करीब चल रहा था, तो लोगों ने सोचा कि ठीक है, 3-4%, 5-6% में मिल जाए तो वी आर हैप्पी। तो फिर वो स्टार्टअप से आए या फिर स्टॉक मार्केट से आए, और इसीलिए बहुत ज्यादा मात्रा में यूएस से इन्वेस्टमेंट आई इंडिया में, बोथ स्टॉक मार्केट और स्टार्टअप फंडिंग में। 5000 से ज्यादा स्टॉक्स, 2000 से ज्यादा क्रिप्टो करेंसीज और कई सारी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। अब आप कहेंगे कि इन सबसे अपडेटेड रहना तो इम्पॉसिबल है, लेकिन अब नहीं, और ये है इसका सोल्यूशन, कन्वे ऐप। कन्वे ऐप एक शॉर्ट बिजनेस और फाइनेंस न्यूज ऐप है जहां पर आपको सारे फाइनेंशियल अपडेट्स मिलते हैं शॉर्ट और क्रिस्प फॉर्मेट में। इस ऐप के 3 मेन फीचर्स हैं। अब आपको फाइनेंस से अपडेट रहने के लिए बड़े बड़े आर्टिकल्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप एक अपडेट पढ़ सकते हैं सिर्फ 11 सेकंड्स में। दूसरा है, ये ऐप हिंदी में भी अवेलेबल है और इंग्लिश में भी। और तीसरा, लाइट स्पीड अपडेट्स। वहाँ फाइनेंस की दुनिया में कुछ हुआ और यहाँ कन्वे ऐप पर उसका अपडेट मिल गया। This app will help you to stay ahead in the game of investments। तो तुरंत कन्वे ऐप इंस्टॉल कीजिए और स्वाइप कीजिए, क्योंकि कुछ स्वाइप्स नॉलेजेबल होते हैं। लेकिन अब बढ़ते हुए इंटरेस्ट रेट से कई सारे लोग यहाँ से दोनों जगह से निकल रहे हैं। स्टॉक मार्केट में तो हमने आउटफ्लो देख ही लिया, तो अगर हम इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम की बात करें तो वहां पर भी पैसा अभी थोड़ा रुक चुका है। हालांकि इसके पीछे और भी 2-3 रीजंस है कि स्टार्टअप की प्रॉफिटेबिलिटी हो और बाकी चीजें हो, लेकिन ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है कि लगातार बढ़ते हुए यूएस के इंटरेस्ट रेट्स कहीं ना कहीं
इंडियन स्टॉक मार्केट और ग्लोबली जो भी इमर्जिंग इकोनॉमीज है उन्हें कुछ टाइम के लिए तो प्रॉब्लम देंगे ही देंगे। लेकिन अब आपका सवाल रहेगा कि क्या ये किसी कंट्री के लिए खराब चीज है? तो आपको बता दो ये कंप्लीटली साइक्लिकल चीज है। इंटरेस्ट रेट अप्स डाउन ये होता रहता है। अगर आपने मार्केट में 5-6 साल निकाले होंगे तो आपको ये चीज अच्छे से समझ रही होंगी। अभी तो जब इंटरेस्ट रेट्स कम हो जाते हैं किसी कंट्री में, लोग स्टॉक मार्केट में आना शुरू हो जाते हैं और जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ने लगते हैं वो फिक्स रिटर्न मिलने वाली जगह पर अपना पैसा डालने लगते हैं। तो ये एक साइक्लिकल है। जैसे जैसे आप मार्केट को ऑब्जर्व करोगे ये सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी। अब इन सारी चीजों का बहुत एडवर्स इफेक्ट इंडियन इकोनॉमी पर हो रहा है। कैसे? तो एफपीआई जिस भारी मात्रा में इंडिया से पैसा बाहर ले रहे हैं उससे भी इंडियन रुपी वीक हो रहा है और इसे इंपोर्टेड इन्फ्लेशन की वजह से पहले ही जो यूएस में प्राइसेस बढ़ी हुई है उन्हें खरीदने के लिए अभी डॉलर के कंपैरेटिवली इंडियंस को ज्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं। अब एक और कंसेप्ट आपको बता देता हूँ कि आरबीआई कई बार इस गिरते हुए रुपी को बचा सकता है, लेकिन कुछ हद तक। उसके लिए आरबीआई को अपने यूएस डॉलर सेल करने पड़ते हैं, जो कि उन्होंने अब तक करना शुरू नहीं किया है। अब ये जो पूरा जो चीजें चल रही है अभी, ये सिर्फ यूएस तक ही लिमिटेड नहीं है। अब हालांकि यूएस तो सबसे बड़ी इकोनॉमी है, इसलिए वहां पर जो भी होता है बाकी कंट्रीज पर भी अफेक्ट तो होता ही होता है। 2008 का क्राइसिस ही ले लो, इंडिया में कहाँ कुछ ज्यादा हुआ था, जो कुछ हुआ मेनली यूएस में हुआ, लेकिन वो इकोनॉमी सबसे बड़ी है और इस इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड में जब एक बड़ी इकोनॉमी कोई क्राइसिस फेस करती है तो बाकी कंट्रीज को भी थोड़ा थोड़ा क्राइसिस फेस करना ही पड़ता है। और बात यूएस तक ही नहीं, अगर इंडिया की बात करें तो मई महीने में इंडिया का कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 7.04% था। जैसे कि मैंने कहा कि आरबीआई का एक टारगेट है कि इंडिया का इन्फ्लेशन रेट बिटवीन 2 to 6% होना चाहिए, लेकिन अभी वो 6% से काफी ज्यादा है और इसीलिए उसको कम करने का उनके पास एक पावरफुल तरीका है, वो है इंटरेस्ट रेट बढ़ाना। पिछले 1.5-2 सालों में इस ग्राफ में आप देख सकते हैं कि इंडिया में इंटरेस्ट रेट्स कुछ बढ़े ही नहीं है, उल्टा वो घट रहे थे, क्योंकि मार्च 2020 में कोविड के चलते जो इकोनॉमी में स्लो डाउन आया था तो आरबीआई ने सोचा कि अगर हम इंटरेस्ट रेट को कम करते हैं तो इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा, लोग ज्यादा से ज्यादा पैसा लोन निकालेंगे और इकोनॉमी भी अच्छे से चलती रहेगी। हालांकि ये चीज जैसी उन्होंने सोची थी वैसे वर्कआउट भी की, लेकिन अब बहुत तेजी से बढ़ते हुए इन्फ्लेशन में आरबीआई के पास इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के अलावा और कोई भी चारा नहीं है। तो आप पूछेंगे कि इंडिया में इतना ज्यादा इन्फ्लेशन अचानक से कैसे बढ़ रहा है? यूएस में तो खैर उन्होंने डॉलर की प्रिंटिंग की थी, इंडिया में तो वैसा भी कुछ नहीं हुआ ज्यादा। तो फिर रीजन क्या है? तो अब हर चीज के लिए कोविड-19 को हम दोष नहीं दे सकते, उसे होते हुए काफी टाइम बीत गया है। तो अभी जो इन्फ्लेशन बहुत बढ़ा हुआ है उसके लिए काफी हद तक एक चीज रिस्पॉन्सिबल है और वो है पेट्रोल डीजल की प्राइसेस। रशिया यूक्रेन वॉर के बाद जो क्रूड ऑयल $86 पर बैरल था वो आ गया $120 पर बैरल। अब इसके चलते पेट्रोल डीजल की प्राइसेस बढ़ गई और जब पेट्रोल डीजल की प्राइसेस बढ़ जाती है तो दोस्तों हर एक चीज की प्राइस इंडिया में बढ़ जाती है। आप जो वेजिटेबल्स खा रहे हो वो कहीं और से लाए होंगे जिसके लिए ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल किया होगा और ट्रांसपोर्टेशन में मेनली पेट्रोल और डीजल लगता है। तो जब पेट्रोल डीजल की प्राइसेस बढ़ती है तो हर एक चीज का ट्रांसपोर्टेशन बढ़ता है, हर एक चीज महंगी होने लगती है। तो इस तरह इन्फ्लेशन को तय करने में पेट्रोल डीजल बहुत अहम भूमिका निभाता है। अब आपको बता दूं कि अप्रैल में जो इन्फ्लेशन था उससे मई महीने में इन्फ्लेशन थोड़ा कम था, क्योंकि पेट्रोल डीजल में जो एक्साइज ड्यूटी है वो थोड़ी कम की गई थी। तो पेट्रोल डीजल में हुए छोटे मोटे चेंजेस इन्फ्लेशन रेट में काफी चेंजेस ला सकते हैं। अब देखिए एक आम रिटेल इन्वेस्टर के दिमाग में अब दो बड़े सवाल, पहला ये है कि ये कब तक चलता रहेगा और दूसरा ये कि इस सिचुएशन में हम करें क्या। तो देखो यूएस इकोनॉमी में जब तक इन्फ्लेशन का मसला सॉल्व नहीं होता तब तक इसी तरह की वोलेटिलिटी आपको दिख सकती है, लेकिन रिटेल इन्वेस्टर एक अच्छी चीज यहाँ पर यह है कि आपके पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। देखिए गिरता हुआ स्टॉक मार्केट डीमार्ट के डिस्काउंट की तरह होता है, तो आपको हमेशा कोशिश करनी चाहिए दोनों को ग्रैब करने की। अब मैं देख रहा हूँ आजू बाजू में कि कई सारे जो नए इन्वेस्टर्स हैं जो पर्टिकुलरली लॉकडाउन में इन्वेस्टमेंट करना शुरू किए थे वो काफी डरे हुए हैं, क्योंकि उन्होंने इस तरह की चीजें नहीं देखी है। लेकिन अगर आपने 5-6 साल मार्केट में बिताए हैं, उससे ज्यादा का टाइम बिताया, तो आपको पता है कि ये तो चीजें नॉर्मल है, होती रहती है। बुल रन आएगा तो बेयर रन भी आएगा। और होता क्या है कि कई सारे लोग मैं देखता हूँ कि मार्केट गिर जाते तो एसआईपी बंद कर देते, इन्वेस्टमेंट करना बंद कर देते। अरे भाई आप अपोजिट कर रहे हैं, जब मार्केट बढ़ रहा है तब आप ले रहे हो सारी चीजें हाई प्राइसेस पर, लो प्राइस पर मिलकर डिस्काउंट लेने को तैयार नहीं हो। तो सिंपल सी बात है कि डीमार्ट के 10 किलोमीटर के एरिया में कोई और रिटेल स्टोर नहीं आ पाता, क्योंकि उनके जैसे डिस्काउंट कोई दे नहीं पाता। लेकिन ऐसे ही डिस्काउंट जो स्टॉक मार्केट में आते हैं तो हम इंडियंस आगे नहीं बढ़ते हैं। तो बस यही चेंज करने की जरूरत है। तो मैं तो जा रहा हूँ दोनों जगह के डिस्काउंट्स को कैप्चर करने। आप बताइए क्या करोगे कमेंट सेक्शन में। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में।